थोड़ी देर बाद। भाई यही है अपना, उनका बिजी काम है। आप काम करने वाले बंदे थे। क्या बनाया था? कोई नहीं, ढूंढ लेंगे उसे। आपके पास बना रखी है ना आपने, है ना आपका? बाद में ढूंढ लूंगा, अभी क्लास है मेरी। मेल करो मेरे पास अभी। अभी नहीं कर सकता, 1 मिनट बनाओ। सर आप एक से डबल का मेन्यू, दोनों का काम चल जाएगा, है ना? नीचे बावली आ गई बावली। याद में थोड़ी ना करवा के इसको भेज दो आगे, मैम पे साइन करा के। अच्छा क्लास ले लेता हूँ मैम एक बस। तो अभी रजिस्टर हो जाएगी ना सर पहले? हाँ जी, जैसा पिछली बनी है ना सेम बनी हुई है सारी फाइल। ना ना ठीक है, ये चल मैम ने खुद ही नहीं बोला, होगा दिक्कत नहीं, वो कर ही देंगे साइन। ठीक है, क्या फायदा वेस्ट करके। जो करा लो सर। करा लो। अब क्लास ले रहे हैं जी हम।
फॉर्मेट भेज दो है आपने। अभी क्लास ले रहा हूँ सर। चेक तो करके मैं आपको डाल दिखा दूंगा। 40 मिनट बाद आप कुछ दिखा लो, नो प्रॉब्लम, रुको बस आप कुछ टाइम दो। भाई अनम्यूट करो एक दो स्टूडेंट, कोई अपने आप को, मुझे कुछ पूछना है। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉस्ट, बेनिफिट दिख रहा है कुछ स्क्रीन पे? हाँ जी सर। यस सर। हाँ, तो ठीक है, अपना पहला टॉपिक है, बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक हमारे पेपर का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोनों चीज अलग अलग है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। बहुत सारे लोग इसको सेम समझते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इस चीज को जो है इस चीज के अलावा एक चीज और जाननी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की जो कंसेप्ट है वो कितनी पुरानी है, या हम ये कहें कि भाई ये जो सब्जेक्ट है ये कितना पुराना है। तो अगर मैं बेसिकली बताऊं आपको कि ये सब्जेक्ट कितना पुराना है, तो ये 1968 में से ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है। मतलब जो फर्स्ट जो बुक आई थी ग्रोथ के बारे में, सबसे पहले वर्ल्ड की पहली बुक, वो क्या थी? लिमिट्स टू ग्रोथ। 1968 में पहली बुक आई थी इस सब्जेक्ट की। तो आप समझ सकते हो कि ये सब्जेक्ट जो है 40 साल या 60 साल पुराना ही है, ज्यादा पुराना नहीं है। तो इसलिए जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो तो पूरी जो है रूट है, एक तरह से जड़ है वो चीजें। तो वो बहुत पुराने सब्जेक्ट है आपके, माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये बस 40-50 साल पुराना है, ज्यादा पुराना नहीं है। इसके अलावा एक चीज और देखने लायक है कि एक मिनट रुको भाई, डिस्टर्बेंस हो रही है थोड़ा, मुझे अलग जाना पड़ेगा। उसके बाद 14 सितंबर को फिर हो देती है। 14 सितंबर अब मेरी आवाज आ रही है क्या? बताओ भाई, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? ठीक है, चलो फिर हम अपना करते हैं कंटिन्यू। तो इस सब्जेक्ट की हम बात करें कि सब्जेक्ट कितना पुराना है, तो मैंने आपको कहा कि ये बस 40-50 साल पुराना ही सब्जेक्ट है। और बहुत सारे लोग जो हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक ही बात मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ग्रोथ इज डिफरेंट एस्पेक्ट एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट। तो उसके अलावा एक चीज और है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी कंट्री को ऐसे चॉइस दें कि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, और वो क्या है कि 3 टाइप के कंट्री हमने बनाए हुए। अगर डेवलपमेंट की बात करें, एक तो है आपके लो इनकम कंट्रीज, बिल्कुल जहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ। वो कंट्री कैसे हैं? जैसे आपके अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज क्या है, लो इनकम कंट्रीज है। फिर आते हैं आपके मीडियम इनकम कंट्रीज। मीडियम में आप कहते हो डेवलपिंग नेशन, जैसे कि आपका इंडिया है, चाइना है। फुली डेवलप नहीं है, लेकिन काफी हद तक इसमें डेवलपमेंट हो रहा है।
और एक है बिल्कुल हाई इनकम कंट्रीज, जैसे आपका यूएसए है, आपका इंग्लैंड है, आपका जापान है। ये सारे कंट्रीज किस पे आते हैं? हाई इनकम कंट्रीज। तो जिस देश में जितनी ज्यादा इनकम होगी वहां पे जो है ग्रोथ अपने आप कम हो जाएगी। एक सिंपल सा फंडा है कि अगर किसी देश को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट मिल गया है या वो देश जो है फुली डेवलप हो गया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के साथ भी ऐसा ही होता है कि जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे बॉडी पार्ट्स जो है धीरे धीरे ग्रो करते हैं, लेकिन जब हम 21-22 साल के हो जाते हैं तो हमारी बॉडी की ग्रोथ कम हो जाती है। ऐसा नहीं कि बॉडी ग्रो नहीं करती, लेकिन ग्रोथ कम हो जाती है। तो सेम सिनारियो क्या है डेवलपमेंट और ग्रोथ के मामले में है। कोई गरीब देश है वो चलेगा तो उसकी जो है ग्रोथ काफ़ी हाई रहेगी। जैसे मान लीजिए कि 10% है, अगले साल 15, 20, 25 ऐसे, तो ग्रोथ उसकी बढ़ेगी। मीडियम आने के बाद और ज़्यादा तेज हो जाएगी। लेकिन जब वो हाईली डेवलप कंट्रीज में आ जाएगा ना, तब उसकी ग्रोथ जो है रुक सी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। तो इसलिए हमें ये चीज़ जाननी जरूरी है कि किस देश की प्रेफरेंस क्या है, या किस देश को जो है कौन सी चीज़ चाहिए। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि ग्रोथ का मतलब है क्या, सिंपल सा फंडा बताते हैं आपको कि व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब ये है कि किसी देश की जीडीपी अगर बढ़ रही है लंबे टाइम तक, तो वो क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए 2019 में हमारी जो जीडीपी थी वो 1 लाख रुपए थी। एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। तो 1 लाख रुपए आपकी इनकम थी 2019 में, सब कुछ काट पीट के डिप्रिसिएशन वगैरह सब माइनस करके। तो अब 2020 में जो जीडीपी आई है वो जो है 2.5 लाख आई है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि 150% जो है ग्रोथ हुई है। तो ये क्या है आपकी, जितनी आपकी जीडीपी बढ़ेगी, मतलब आपकी जो ग्रोथ है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किस चीज से? इनकम से, पैसे से। बस डेवलपमेंट बिल्कुल अलग चीज है। डेवलपमेंट का फंडा क्या है कि आपकी जीडीपी बढ़ो ना बढ़ो कोई मतलब नहीं है। पुल कितने बने, हॉस्पिटल कितने खुले, स्कूल कितने खुले, ठीक है, रेलवे जंक्शन कितने बने, रोड कितने अच्छे अच्छे बने, और सारी फैसिलिटीज कितनी बनी है किसी एरिया में। तो ये सारी चीजें हैं। तो ग्रोथ का मतलब क्या है कि किसी देश की जीडीपी बने। सिंपल से वर्णन बता रहा हूँ कि किसी देश को इनकम ज़्यादा मिल रही है तो हम कहेंगे कि उसकी ग्रोथ हाई हो रही है। और डेवलपमेंट का होना ये है कि मान लीजिए भिवानी में आज 10 स्कूल है, अगले साल 20 हो जाए। आज 5 हॉस्पिटल है, अगले साल 15 हो जाए। तो वो तो कहलाएगा डेवलपमेंट। कि बेसिक फैसिलिटीज का बढ़ना, नई नई कंपनीज लगना, नई नई इन्वेस्टमेंट होना, वो सारा क्या है? डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक ग्रोथ का सीधा सा रिलेशन है, एक ही रिलेशन है किसके साथ? पैसों के साथ। कि किसी देश की इनकम बढ़ेगी तो उससे क्या है, हमारा वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद फिर एक अगला क्वेश्चन राइज होता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो इसका आंसर ये है कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो तो कोई फायदा नहीं है। इसका मैं एक आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ तो काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ। जैसे कि आपका यूएई है, आपके ये सऊदी वाले कंट्रीज है जहाँ पे तेल के कुएं वगैरह मिलते हैं, इराक है, ईरान है। यहाँ पे पैसा बहुत है इन कंट्रीज में, कोई कमी नहीं है, हर साल ग्रोथ भी बहुत अच्छी जाती है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत इस चीज से है कि वहाँ पे फैसिलिटीज कमी है। हॉस्पिटल्स नहीं इतने ज्यादा है, और ज्यादा रोड इतने अच्छे अच्छे नहीं बने हैं, एग्रीकल्चर की ग्रोथ भी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इतना सारा पैसा होने के बाद भी प्रॉब्लम कहाँ पे है कि वो उस पैसे को लगा नहीं पा रहे हैं ठीक जगह पे, स्कूल पे, बेसिक फैसिलिटीज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैन्युफैक्चर पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस देश में ग्रोथ तो काफी हुई है, लेकिन उस ग्रोथ को डेवलपमेंट में चेंज नहीं किया। तो ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई डेवलपमेंट हो लेकिन ग्रोथ ना हो, तो विदाउट ग्रोथ तो डेवलपमेंट पॉसिबल है ही। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो आप कहाँ से तो
रेलवे ब्रिज बनाओगे, कहाँ से आप रोड कंस्ट्रक्शन का काम करोगे, कहाँ से आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे ना। तो इसलिए ग्रोथ भी बहुत जरूरी है, लेकिन अकेली ग्रोथ का भी कोई फायदा नहीं है। ग्रोथ का फायदा तभी है जब आप उस ग्रोथ को डेवलपमेंट में कन्वर्ट करने के लायक हो जाओ, तब उसका कुछ फायदा है। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं कि इंडिया की क्या पोजीशन है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें। तो जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले की बात करें तो उसका कुछ ज़्यादा फायदा है नहीं बात करने का। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने, जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो सारी क्या दिक्कत थी वहाँ पे? दिक्कत ये थी कि उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया, हमारे इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से उसका शोषण किया। लेकिन अगर हम इंडिया की शुरुआत माने तो 1947 से मानते हैं कि हमारे डेवलपमेंट का पैटर्न क्या रहा है। तो डेवलपमेंट का पैटर्न हमारा कैसा रहा है? अनबैलेंस्ड ग्रोथ का रहा है। ये आप आगे सिलेबस में जाके पढ़ोगे, जब आगे हम चलेंगे काफी आगे जाके टॉपिक आएगा, बैलेंस ग्रोथ, अनबैलेंस ग्रोथ। अनबैलेंस ग्रोथ का मतलब ये है कि जो इकोनॉमी का कोई सेक्टर जितना ज्यादा कमजोर हो ना, उस पे ज्यादा आप पैसे लगाओ। तो इंडिया ने यही पैटर्न जो है फॉलो किया है। जब हमारे 5 ईयर प्लान योजना आई, नेहरू जी ने लगाई, और हमने जो ये 5 ईयर प्लान है ये अडॉप्ट कहाँ से किया है? ये हमने रशिया से अडॉप्ट किया है। तो रशिया से अडॉप्ट करने के बाद रशिया से हमने ये मॉडल अडॉप्ट किया है, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जरूरी नहीं है कि जो फॉर्मूला रशिया में हिट रहा हो वह यहाँ पे भी हिट हो। तो यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन किए गए 5 ईयर प्लान मॉडल से। तो पहला जो फर्स्ट ईयर 5 ईयर या हमारा प्लान था, जो उसमें क्या किस पे फोकस था? उसमें एग्रीकल्चर पे फोकस था कि एग्रीकल्चर के लिए काफी सब्सिडी दी गई, काफी ज्यादा किसानों को बेनिफिट्स दिए गए, बहुत सारी चीजें थी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी। फिर दूसरी आई, दूसरी में इंडस्ट्री पे फोकस था, तीसरी में किसी और सेक्टर पे फोकस था। तो हमारा जो इंडिया का पैटर्न रहा है, जैसे 12 पंचवर्षीय योजना आई टोटल, अब तो बंद कर दिया है, प्लानिंग कमीशन को डिसमेंटल कर दिया गवर्नमेंट ने, अब नीति आयोग बना हुआ है। तो नीति आयोग में और इसमें प्लानिंग कमीशन में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग? एनीवन, कोई भी बता सकता है अपना अपन म्यूट करके। बताओ भाई, किसी को पता हो कि प्लानिंग कमीशन का काम क्या था और अब जो नीति आयोग बना हुआ है इसका काम क्या है? कोई भी बता दो, अनम्यूट कर लो अपने आप को। बताओ भाई। कोई अनम्यूट करो अपने आप को एक बार। ठीक है, शिवानी का आंसर आया है कि सर जो हमारा योजना आयोग था जिसको हम प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, वो 5 साल का टारगेट रखती थी। तो ये तो एक ही चीज हुई है। तो नीति आयोग कितने टाइम पर रखती है? 10 years तक सर। 10 ईयर्स तक का? अच्छा चलो मान यस लेते हैं सर। कि आप ये कह रहे हो कि नीति आयोग के जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो 10 साल के। इसके अलावा कोई और डिफरेंस प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में? कोई भी बता सकता है, एनीवन जिसको कुछ पता हो इसके बारे में। हम्म, कोई भी बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
तो किसी ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है क्या ग्रेजुएशन में? ये इतना बेसिक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि प्लानिंग कमीशन का काम क्या था। तो काजल कह रही है कि मैं अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ, तो काजल को मैं अनम्यूट कर देता हूँ। ट्राई करते रहो भाई का, आप काजल हो जाओगे अनम्यूट। चलिए फिर आगे चलते हैं, अगर आपको नहीं पता इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। उसके अलावा जो दूसरी चीज है वो क्या है कि बेनिफिट्स की बात करते हैं। चलो काजल ने अपने आप का अनम्यूट कर लिया है। काजल बताओ क्या कह रहे थे भैया, आप बताओ। सर कुछ नहीं सर। तो आप कह रहे थे सर मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ अपने आप को। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम कि हमारा अगला क्वेश्चन, अगली जो बात है वो ये है कि ग्रोथ के बेनिफिट्स क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्रोथ के जो बेनिफिट्स है वो क्या है। इंक्रीज इन गुड्स अवेलेबल फॉर कंजप्शन, फैसिलिटेट्स इनकम redistribution, trickle down, increase in the general standard of living, improvement in welfare, उसके बाद improvements in education, health, social service, उसके बाद potential for benefits to environment from increased efficiency। तो ये एक एक पॉइंट पे हम चाहे तो आधा आधा घंटा बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम अभी है नहीं और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि अगर हम इतना डिटेल में चले जाए किस सब्जेक्ट के तो फिर सिलेबस कराना मुश्किल हो जाता है। तो ग्रोथ के बेनिफिट क्या है, पहला ये है कि जितनी ज़्यादा जहाँ पे ग्रोथ होगी वहाँ पे कंजप्शन भी लोग ज़्यादा करेंगे। अब सीधी सी बात है, मेरे पास पैसे ज़्यादा है तो मैं चीज़ें ज़्यादा यूज करूँगा, ज़्यादा कंज्यूम करूँगा। उसके अलावा फैसिलिटेट इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन, अगर किसी देश में ग्रोथ ज़्यादा है तो वो इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है हर साल। वो कैसे? ट्रिकल डाउन थ्योरी होती है एक। वो क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि 10 बकेट रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो हमने सबसे टॉप वाली बकेट में जो है कुछ पानी डाला, तो वो उसमें क्या होगा कि कुछ पानी जो है उसमें से निकल के नीचे वाली बकेट्स में जाएगा, उनमें थोड़ा लग लग के फिर उनसे नीचे वाली बकेट्स में जाएगा। तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा और लास्ट वाले जो सबसे लास्ट में आपकी बकेट है वहां पे वो पानी पहुंच जाएगा। तो वो क्या है? ट्रिकल डाउन थ्योरी। ये मतलब अगर सबसे टॉप वाला बंदे को बेनिफिट मिल रहा है ग्रोथ का, तो सबसे लास्ट में जो सोसाइटी में है सबसे नीचे, उसको भी डेफिनेटली जो है बेनिफिट्स मिलेगा। इंक्रीज इन जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि जहाँ पे ग्रोथ ज्यादा होगी वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड भी काफी हाई होगा। अगर एक तो आप इंडिया को कंपेयर कर लो, एक आप सिंगापुर को कंपेयर कर लो, जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ के लोग ऐसे हैं बिल्कुल ही हाईली स्टैंडर्ड मेंटेन रखते हैं, और भी सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन वेलफेयर। लोगों का कल्याण भी उतना ज्यादा होगा, लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतने ज्यादा उनकी वेलफेयर भी है। इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सर्विस, कि जितनी ज़्यादा आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, जितने ज़्यादा आप में सुधार होंगे, आपका एजुकेशन और हेल्थ भी उतना ही बेटर होगा। बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल खुलेंगे, महंगे वाले हॉस्पिटल भी खुलेंगे, महंगे वाले स्कूल भी खुल जाएंगे, अगर पैसा है सोसाइटी के पास। फिर है पोटेंशियल फॉर बेनिफिट्स टू इन्वायरमेंट फ्रॉम इंक्रीज एफिशिएंसी, और पोल्यूशन से बचने के लिए जैसे मास्क है, एयर प्योरीफायर है, कितनी सारी चीजें हैं, ये सब भी जो है उसमें होता रहेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा है इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ शुड इनेबल मोर ऑफ एवरीथिंग टू बी प्रोड्यूस, कि अगर किसी देश में ग्रोथ ज्यादा होती है तो वहां पे जो है प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी, यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होता रहेगा। फिर है इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग कंज्यूमर गुड्स फॉर ऑल, कि जितने भी उस देश में जहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है वहाँ पे सभी को चीजें मिलेंगी कंज्यूम करने के लिए।
More consumer goods etc. could be equated with an increase in living standard. कि जितने ज्यादा चीजें बटेंगी लोगों में उतना ज्यादा उनका वेलफेयर होगा. Wealth generated may eventually trickle down to those who are poor by means of income distribution, tax and benefits. ये मैंने आपको अभी बताया था ट्रिकल डाउन थ्योरी का. गवर्नमेंट क्या करती है, जो सुपर रिच है, काफी अमीर लोग हैं, उन पे टैक्स लगाती है और टैक्स उनसे लेके जो है, जो पुअर पर्सन है सोसाइटी में, उनको सब्सिडी देती है. तो ये सारी चीजें भी इसमें है. अगली स्लाइड में चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. उसके बाद है इम्प्रूव. ये हमने बात कर ली ग्रोथ की. इसके बाद हम देखते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं. छठी स्लाइड पे वेलफेयर, कि लोगों का जो है वेलफेयर कैसे बढ़ेगा. इन्होंने लिखा है वेलफेयर एसोसिएट विद वेलबींग. Welfare is improved by the provision of support service for those who are necessarily able to help themselves, often on the margin of society. Welfare includes pensions, benefits, sport, maternity, holidays, housing, infrastructure, homes for the elderly. Such welfare provision of indeed often funded through income redistribution. मैंने पहले कहा था कि गवर्नमेंट का रूल क्या है. गवर्नमेंट का रूल ये है कि गरीबों पे, अमीरों से टैक्स लेके उसे गरीबों में बांटना. तो ये तो जो आप लोग ये स्कॉलरशिप लेते हो, आपके पेरेंट्स जो पेंशन देते हैं, या जो आपको और भी जो ये और भी बहुत सारी हैं स्कीम, बहुत सारी स्कीम्स हैं. जितनी भी स्कीम बनी हुई है, बेरोजगारों के लिए बनी हुई है, मनरेगा बना हुआ है या कोई कुछ और है, तो ये सब इसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है. गवर्नमेंट खुद नहीं छाप रही है इसके लिए पैसे. गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स दे रही है. अब जैसे मान लीजिए कि मेरी इनकम है, मेरी अगर मैं अपने साल की इनकम कहूँ तो शायद 8-9 लाख रुपए होगी. तो उस 8-9 लाख में से मुझे जो है हर साल जो है 10-15 हजार रुपए जो है टैक्स के देने पड़ते हैं. मैं अपनी बात बता रहा हूँ. 15,000 तो मिनिमम मुझे हर साल रिटर्न भरना पड़ता है. तो अब ये 15,000 जो यहाँ मुझसे लिए हैं, अब वो किसी और के, गवर्नमेंट इसके लिए बाउंड तो नहीं है कि अमीर से लेकर गरीब को देना है, लेकिन रूल ये कहता है कि जो पैसा आपने एज ए टैक्स अमीरों से लिया है, उसको आप जो है गरीबों के वेलफेयर पे लगाओगे. तो जितने भी ये स्कीम्स है, स्कॉलरशिप है, एवरीथिंग, ये सब जो कहाँ से आता है, गवर्नमेंट के टैक्स से आता है. जो ये नेता है, बड़े बड़े लीडर्स है, जो ये महंगी महंगी गाड़ी में घूमते हैं, विदेशों में दौरे करते हैं, ये सब भी किससे जाते हैं, जनता के पैसे यूज करके जाते हैं आपके. अब नेक्स्ट चलते हैं. उसके बाद जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनको जो हर महीने पेंशन मिलती है 2,000 रुपए की, वो बहुत से जगह पे आप देखोगे एल्डर होम भी होंगे. जैसे कि आजकल आप देख रहे हो बहुत सारे बच्चे जो है अपने माँ बाप को धक्के मार के घर से निकाल देते हैं और उनको फिर वो जो है बेघर कर देते हैं, उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, उनसे सारी जमीन छीन लेते हैं. तो वो फिर बेचारे कहाँ जाए, वो कहाँ जाएंगे, वृद्धाश्रम में. जैसे कि आप देखते हो इंडिया में बहुत सारे वृद्धाश्रम खुले हुए हैं. वहाँ पे बड़े बड़े आदमियों के पेरेंट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे और ये हाल है वहाँ पे. तो गवर्नमेंट ने क्यों खोले हुए हैं वृद्धाश्रम, ताकि वेलफेयर हो सके. अब है जी कॉस्ट की बात. ये तो मैंने आपको सारे फायदे गिनाए कि भाई इससे ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, लेकिन वही चीज़ है ना, हर चीज़ के साइड इफेक्ट भी होते हैं. तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे साइड इफेक्ट की, कि मान लीजिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कर रहा है कोई कंट्री, तो उससे नुकसान क्या हो सकता है, उसकी लागत क्या है. तो लागत है, सीधी सी बात है, हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है, तो इस अप्रोच का भी साइड इफेक्ट. तो पहली कॉस्ट क्या होगी, पहला नुकसान क्या होगा. टॉप में लिखा हुआ है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ग्रोथ, कि जितना ज्यादा कोई देश इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, उसको उतने ज्यादा पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे, उतना ज्यादा उसको मिनरल्स निकालना पड़ेगा, उतने ही ज्यादा उसको रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे. तो इससे क्या होगा, आपका इन्वायरमेंट डैमेज होगा, आपकी वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, वो सारी चीजें आपको जो है झेलनी पड़ेगी, और वो आप झेल ही रहे हो. अगर आज मैं भिवानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स बताऊं,
तो आज कुछ जो था 180 के आसपास था सुबह, मतलब हवा उतनी शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। अब ऐसा हो रहा है कि हमने माइग्रेशन तो सुना था कि भाई लोग गांव से जो है शहर की तरफ भागते हैं, वो तो हो गया माइग्रेशन। अब रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। रिवर्स कैसे? कि जो लोग पहले दिल्ली में सेटल थे, वहां पे कोरोना का डेंजर था, पोल्यूशन की दिक्कत थी, वो वापस अपने गांव में आना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब उनके जान पे बात आ गई। तो ये क्या है? रिवर्स माइग्रेशन है कि आपने चलो पैसा तो खूब कमा लिया, आपने बड़ा मकान बना लिया, लेकिन वहां पे आपको पीने का साफ पानी ना मिले, साफ हवा ना मिले, तो आप उस मकान का क्या करोगे? ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जितनी ज्यादा आप ग्रोथ कर रहे हो ना, उतने ज्यादा आपका जो है डैमेज भी हो रही है चीजें। इकोनॉमिक ग्रोथ का नुकसान ये है। फिर है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? कि ये फर्क आ रहा है, काफी डिफरेंस आ रहा है कि अमीर और गरीब का। अगर मैं आपको बताऊं, 199 का एक रेशियो बन रहा है कि मतलब जितने पैसे 99 लोगों के पास है, ठीक है, 3 मिनट में आ रहा हूँ, बस 3 मिनट, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जितने पैसे इंडिया में 1% लोगों के पास है, उतने ही पैसे 99% लोगों के पास है। इसको और सिंपली करता हूँ कि मान लो जी हमारे देश की जीडीपी 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से 1 रुपए तो 99 लोगों के पास है, ठीक है, और जो बाकी के 99 रुपीज है वो इनके पास है, अनिल अंबानी, अडानी, ये टाटा बिरला, ये सारे। तो ये क्या चीज है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कि जितनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है अच्छे से नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये है। तो इससे क्या रहता है, अमीर और गरीब का डिफरेंस काफी बढ़ता जा रहा है, और इंडिया में तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और जितना ज्यादा ये अमीर और गरीब का फर्क बढ़ता जाएगा, किसी ना किसी दिन जो है क्राइम ज्यादा फैलेगा, और फैल ही रहा है। आपको सही बताऊं तो अभी जैसे मैं आपको बताऊं, मैं कई बार जीन जाता हूँ, कई बार खुद के व्हीकल से, कई बार बस में भी जाना पड़ता है, तो कई बार मुझे हांसी होके भी जाना पड़ता है। तो अब हांसी भवानी खेड़ा के आसपास का सिनेरियो ऐसा हो गया है कि आप रात को 7-8 बजे के बाद जा नहीं सकते उधर को, क्योंकि वहाँ पे अब क्राइम रेट काफी बढ़ गया है। अब रात को आप ट्रैवल कर ही नहीं सकते। और ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कोरोना की वजह से काफी लोगों की जॉब चली गई है, काम धंधे ठप हो गए हैं, और ये आगे भी आने वाले टाइम में जो है ये बेरोजगारी वगैरह सब जो है बढ़ेगी। और जितनी ज्यादा ये बढ़ेगी, उतने ज्यादा आपका क्राइम रेट बढ़ेगा, सोशल सिक्योरिटी कम होगी, और उतनी ज्यादा दिक्कतें पैदा होंगी। तो कहीं ना कहीं आज जैसे जैसे ये अमीर और गरीब का फर्क बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है लोग अपनी आवाज जरूर उठाएंगे, आज नहीं तो कल। जो 99% लोग हैं जो अब इतनी गरीबी में जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रिवोल्ट तो करेंगे पक्का आगे जाके। ठीक है। तो ये इसका दूसरा नुकसान है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं होता। उसके बाद है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी भी वही बात है, किसी के पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है कि इसे संभाली नहीं जाती, और किसी के पास ऐसा भी है कि 3 टाइम का खाना भी उसको नसीब नहीं होता। तो ये सारी चीजें भी है। उसका इसमें लिखा हुआ है सोशल इम्पैक्ट, कल्चर, स्ट्रेस, क्राइम, ये सारी चीजें भी है। अभी आप देख ही रहे हो, स्टूडेंट में भी काफी स्ट्रेस रहता है, स्टूडेंट में भी कल्चर वाइज भी काफी डिफरेंस आ गया है। जो पहले की फाउंडेशन होती थी, मुझे याद है, मैं वैसे इतना पुराने विचारों का आदमी नहीं हूँ, लेकिन जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वो काफी कंजर्वेटिव है, मतलब कल्चर के मामले में। मतलब अभी भी हमारे जींद की तरफ जो है, जैसे बैचलर लड़की है उसको मेहंदी लगाना अलाउड नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे जींद भी हमारा जो है बैकवर्ड में आता है, जैसे जैसे वो मॉडर्न होगा, वैसे वैसे क्या होगा, काफी ज्यादा जो है ये बंद से टूटेगी कि भाई लड़की शादी से पहले ही मेकअप कर रही है, मेहंदी लगा रही है। धीरे धीरे ये चीज जो है अब कम होती जा रही है। तो ये क्या है, कल्चर चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे कोई कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, तो जो पुराने रूल रेगुलेशन थे वो सब जो है खत्म होते जा रहे हैं, और नई कल्चर जो है खासकर वेस्टर्न की, बाहर वाली कंट्रीज की हम जो है अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इससे भी यही दिक्कत है। उसके बाद है अनसस्टेनेबल ग्रोथ, पॉसिबल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कि दूसरा जो एस्पेक्ट है वो क्या है कि ग्रोथ जो है अनसस्टेनेबल है, मतलब इसका मैं आपको
नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा कि क्या चीज़ है अनसस्टेनेबल ग्रोथ। तो मेरा लेक्चर टाइम अभी खत्म होने वाला है। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली अभी मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ आपके अटेंडेंस का। जिन जिन्होंने अभी 18 बच्चों ने ज्वाइन किया होगा, तो इन 18 बच्चों की अटेंडेंस होगी आज। कोई ऐसा भी हो सकता है पहले वाला कि जिसने पहले ज्वाइन किया हो और अब उसका डिस्कनेक्ट हो गया हो, तो मे भी एक दो बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो है 18 बच्चे जो हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है। तो मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ एक बार। लो जी, हो गया आपकी अटेंडेंस और आज की क्लास हमारी खत्म हो गई है। और मैं आपको कल मिलता हूँ, ठीक है। बाय।